हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। लास्ट वीक हमारे बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज बच्चे हम कवर करेंगे अप्रैल के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चे स्पेशली ओडिशा पीएससी के अंदर जो स्टूडेंट्स इस बार जो है अपीयर होने वाले, तो आपके लिए परचम क्लासेस की तरफ से लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज दैट इज एलएमआर सीरीज स्टार्ट की गई है। ध्यान रखना, परचम पीएससी चैनल के ऊपर, परचम क्लासेस के ऊपर नहीं, परचम पीएससी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें 13 से स्टार्ट होगा बच्चे और 24 ऑफ द अप्रैल तक आपके लास्ट मिनट रिवीजन जो है सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर। तो ये उसका जो है वो प्लान है। तो आज 13 ऑफ द अप्रैल तो बच्चे ओडिशा जीके से रिलेटेड और ओडिशा ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। और कल जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपसे जो पूछा जाएंगे तो वो क्वेश्चंस होंगे कि इस तरीके के कौन से बेसिस के ऊपर, कौन से ट्रेंड से जो है टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो दैट मीन्स कि लास्ट मिनट अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो क्विकली आप इन सीरीज के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फॉर प्रीलिम्स 2026। तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टोटल 25 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 7 सेक्शनल टेस्ट और 3 जो है वो 30 सेट वाले टेस्ट भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जरा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो लास्ट क्लास के अंदर आपसे पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का फाउंडेशन डे था बच्चे, लास्ट वीक हमने जब डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दैट आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 के अंदर एक सेटअप किया गया था कमीशन। ऑन 1st ऑफ द अप्रैल 1935 आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो बच्चे दोनों ही स्टेटमेंट जो हो करेक्ट है। हिल्टन यंग कमेटी 1926 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, उनकी रिकमेंडेशन थी। और 1st ऑफ द अप्रैल 1935 आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। तो आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे और सबसे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो दोनों ही नेम्स जो बच्चे वो आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लेते हैं हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले सेबी की तरफ से आईपीओ एक्सटेंशंस प्रोवाइड किए गए हैं, वैलिडिटी एक्सटेंडेड टिल सितंबर 2026। अब ये कहने क्या चाहते हैं, देखिए एक्चुअल में आप सभी को पता है कि दैट हमारी मार्केट जो है, ठीक है, स्टॉक मार्केट वो ऑलमोस्ट रेड में ही चल रही थी जब से ये यूएस ईरान और इसराइल वाला इशू हुआ। अब जनरली रहता है क्या है, सपोज कीजिए कि मेरे पास अप्रैल 2025 में सेबी की तरफ से मुझे बचे लाइसेंस प्रोवाइड किया गया, मेरी मुझे जो परमिशन दी गई कि मेरी कंपनी जो है वो आईपीओ लॉन्च कर सकती है। तो जनरली वैलिडिटी होती है कि आप अप्रैल 2026 तक जो है वो आईपीओ लॉन्च कर सकते हो। लेकिन अप्रैल के अंदर तो सारी मार्केट जो है वो रेड के अंदर है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कंपनीज के लिए कि जब मार्केट नीचे जा रही है तब आईपीओ लॉन्च करेंगे तो लॉस होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो सेबी एक्सटेंड द आईपीओ अप्रूवल वैलिडिटी एंड मिनिमम पब्लिक शेयरिंग कंप्लायंस डेडलाइन टू 30th ऑफ द सितंबर 2026। तो सेबी ने बोला कि आप ऐसे कीजिए कि दैट 30th ऑफ द सितंबर तक जो है आप जो इशू कर सकते हैं जो भी आपके आईपीओज हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ईरान और यूएस के बीच में वॉर चल रही है खत्म हो जाएगा, मार्केट वापस से नॉर्मल पोजीशंस पर आ जाएंगे, तो आप लॉन्च कर देना। So, Security and Exchange Board of India, that is SEBI, has announced two prolonged one-time relief measures to ease the IPO timeline and minimum public shareholding compliance norms. So, SEBI has extended the validity of IPO approval from the companies for the companies whose approval were expiring between 1st of the September and 3rd September, 1st of the April and September 30, 2026. That are now valid till 30th of the September 2026. तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको 30 सितंबर तक जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। आईपीओ क्या होता है बच्चे? तो सपोज कीजिए कि जब आपको अपनी कंपनी को पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना है। अब एक कंपनी है, सपोज कीजिए कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने बनाकर, दोनों ने आपस में मिलकर बनाई। तो मेरे पास भी 50% शेयर थे और उस मेरे फ्रेंड के पास भी 50% शेयर थे।
हमने डिसाइड किया कि हमारी कंपनी को अब शेयर मार्केट के अंदर जो है वो लिस्ट करवाते हैं, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी के 10% शेयर जो है वो पब्लिक के लिए प्रोवाइड करें। पब्लिक की जो है शेयर होल्डिंग, पब्लिक हमारी 10% शेयर जो है वो खरीद सके। तो हमें अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ लॉन्च होने के बाद मेरे पास 40% शेयर होंगे, सपोज कीजिए, या ऐसे करते हैं 45% शेयर मेरे पास, 45% मेरे फ्रेंड के पास होंगे, 10% जो शेयर होंगे वो पब्लिक के पास है, आपके पास होंगे। आप मेरी कंपनी का शेयर जो है वो खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अंडर द एग्जिस्टिंग रूल द कंपनीज मस्ट लॉन्च द आईपीओज विद इन द 12 मंथ्स ऑफ द सेबीज अप्रूवल। लेकिन अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन मार्केट नहीं ना अच्छे से चल रही, तो इसी वजह से जो है एडिशनल टाइम जो है अभी प्रोवाइड किया गया। सेबी हैज आल्सो ग्रांटेड अ वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर द एमपीएस compliance, that is the minimum public shareholding, allowing the listed companies to meet the 25% shareholding requirement if deadlines fall between 1st of the April से लेकर September 30, 2026. So during this relaxation period, no penal action, कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, कुछ भी आपके ऊपर जो कार्रवाई नहीं की जाएगी कि आपने जो है वो एमपीएस नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। Companies are allowed to update the offer documents with the fresh compliance certification at the time of the IPO launch. ठीक है, तो डेट याद रख लेना बच्चे। तो डेट कौन सी रखी गई अभी? तो डेट रखी गई 30th ऑफ द सितंबर 2026, जहाँ तक ये एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। IRDAI फॉर्म्स द सब पैनल फॉर ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। अब ना इंडिया का बच्चे एक टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का, दैट इज इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये हमारा टारगेट है, बट क्या लग रहा है क्या ये अचीव हो पाएगा? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, तो आपने क्या इंश्योरेंस जो बच्चे बाई की हुई है? किसी भी तरीके की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यस और नो? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि सर नहीं, हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज बाई नहीं की है। हमारा टारगेट है 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल। तो इसी वजह से IRDAI की तरफ से जो है वो एक सब पैनल बनाया गया फॉर द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी, तो एक्चुअल में चेक करेंगे कि मार्केट के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसा तो नहीं है कि दैट लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बाद में इंश्योरेंस वाली कंपनीज जो है वो क्लेम नहीं देती। हो सकता है छोटी छोटी बात के ऊपर बोलेंगे कि हम जो है आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे, मिस सेलिंग की जा रही हो, लोगों को अवेयरनेस ही ना हो बच्चे इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो ये सब चीजें जो इस कमेटी की तरफ से देखी जाएंगी। तो IRDAI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ सब कमेटी अंडर द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी टू रिव्यू द करंट सिनेरियो ऑफ द प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। स्पेसिफिकली कहाँ पर? प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। So the initiative is part of the ongoing effort to improve the policy holder experience, increase the health insurance penetration, strengthen the consumer trust and satisfaction. काफी लोग ना आपको ऐसे मिल जाते हैं, तो ये बोलेंगे कि सर इंश्योरेंस तो मतलब जो है अगर करवा लोगे तो एक तरीके का फ्रॉड है, कभी मिलने वाले नहीं है पैसे इसमें। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस करवा लिया था, लेकिन जब टाइम आया कि हमें इंश्योरेंस की मनी मिलेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए। तो ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है, तो वो करना चाहते हैं हम। So the subcommittee will focus on the improving the overall consumer experience, enhancing the confidence in the health insurance ecosystem. So the scope of review includes parameters such as coverage, क्या प्रॉपर कवरेज हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो सपोज कीजिए 60 डिजीज है और इंश्योरेंस के अंदर हम सिर्फ 10 डिजीज को ही कवर कर रहे हैं, तो कोई क्यों लेगा? बोलेगा 60 डिजीज तो तुम कवर नहीं कर रहे, सिर्फ 10 डिजीज कवर कर रहे हो, तो चांसेस कम है। नेक्स्ट पेनिट्रेशन, देन क्लेम एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट डिजाइन, ग्रेवियंस रेड्रेसल एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस, इन सबका ध्यान रखा जाएगा किस वजह से लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाय कर रहे। So the committee will act as an advisor in an advisory role, recommending the regulatory policy and operational reforms to promote innovation, wider coverage, better risk pooling and improved financial protection. तो ये जो है सब कुछ कमेटी की तरफ से किया जाएगा। इनकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो और ज्यादा इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास बच्चे न्यूज है, तो MOU साइन किया गया पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, PNB की तरफ से, विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या बच्चे? जेम पोर्टल। तो जेम पोर्टल जो भी गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट करनी है थ्रू जेम पोर्टल की जाती है। तो जेम पोर्टल के ऊपर जो सेलर्स हैं वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं, उन्हें इजी लोन प्रोवाइड करेगा PNB बैंक। ठीक है, तो द स्टेट ओन्ड पंजाब नेशनल बैंक हैज साइंड अ MOU
with the government e-marketplace to strengthen the financial access to the sellers on the platform. कौन से sellers हैं more specifically? तो इसमें बच्चे जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे जो कि स्मॉल जेम पोर्टल के ऊपर बच्चे सेलर के रूप में जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उन्हें इजी लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द पीएनबी बैंक. So the PNB has been the onboarded as the lending partner of the GEM Sahay portal, enabling the sellers to access the collateral-free short-term loan against the GEM purchase orders, improving the liquidity and cash flow management. So the partnership supports the Digital India mission by building a seamless, inclusive, and technology-driven procurement and credit ecosystem. The MOU was signed between the by the Ajit B. Chavan, who is the additional CEO of PNB. तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, यस याद रखनी है. आपका बच्चे होमवर्क होगा कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक कौन से ईयर के अंदर इसे एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, कौन से ईयर के अंदर पंजाब नेशनल बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था. ये छोटा सा आपका स्टैटिक वाला क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है. आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पर जो न्यूज़ है बच्चे दैट इज रिलेटेड टू डीबीएस बैंक. तो डीबीएस बैंक इंडिया लॉन्चेस डीबीएस एस्पायर रिलेशनशिप लेड बैंकिंग फॉर एमर्जिंग एफिलिएंट सेगमेंट. इनके लिए है, पहले ये देख लेते हैं. तो इनके बच्चे डीबीएस बैंक की तरफ से जो है डीबीएस एस्पायर बैंकिंग प्रपोर्शन अलॉन्ग विद द एस्पायर डेबिट कार्ड टारगेटिंग द इंडियाज एमर्जिंग एफिलिएंट सेगमेंट सबके लिए नहीं लेकर आए हैं. डीबीएस बैंक की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लेकर आए, ठीक है, एक आपको जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा. फिर ज़्यादातर चीज़ें जो होती है बच्चे ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या फिर अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए होती है. इनके पास काफ़ी ज़्यादा मनी होती है, तो उन्हें कुछ इस तरीके के जो हैं वो आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे, ऐसे फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो द कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर डीबीएस एस्पायर विद द रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज़ और मिनिमम मंथली सेविंग ऑफ अकाउंट बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीज़. तो सिर्फ वही जो है वो अवेलेबल है, उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट की बेनिफिट्स क्या क्या यहाँ पर मिलेंगे. तो आपको ये होते हैं जीरो फॉरेक्स मार्कअप ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. कोई फॉरेक्स मार्कअप आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इस डेबिट कार्ड के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करेंगे. 0% चार्जेस ऑन बैंकिंग सर्विसेज. हाई सेविंग इंटरेस्ट रेट अप टू 5% पर एनम ऑन द बैलेंस बिटवीन 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपीज. इनिशिएटिव सपोर्ट्स द कस्टमर्स विद द ग्लोबल मोबिलिटी नीड्स इंक्लूडिंग ओवरसीज एजुकेशन ट्रैवल इंटरनेशनल वर्क अपॉर्चुनिटीज. So DBS Aspire offers a seamless digital banking access including digital portfolio investment platform for the wealth management and investment. तो सिर्फ आपको जो है बच्चे बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं दे रहे, साथ में जो है वो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अंडर द डीबीएस एस्पायर. ठीक है, नाम याद रख लेना. नाम क्या रखा है इन्होंने, एस्पायर रखा है. आगे बढ़ते हैं. और ये वाली जो है बच्चे चीज़ अच्छी है. ठीक है, तो रेजर पे की तरफ से पार्टनरशिप की गई है विद ओपन एआई. ओपन एआई वही कंपनी जिनका चैट जीपीटी है. तो टू एनेबल एआई पावर्ड पेमेंट इंटीग्रेशन. ओके, कहना क्या चाहते हैं आप, चैट जीपीटी से बातें कीजिए. चैट जीपीटी को बोलिए कि दैट आपके लिए जो है, देखिए पहले चेक करें कि दैट सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा इन द बजट ऑफ 50,000. ठीक है, पहले चैट जीपीटी आपके लिए ये सर्च करेगा कि बजट जो है 50,000 रुपीज, इसके अंदर कौन सा बेस्ट हमारे पास लैपटॉप है, सर्च हो जाएगी. और आप बोल रहे हो कि देन कंपेयर इट विद द अदर साइट्स एंड प्लेस द ऑर्डर. अब चैट जीपीटी ही बच्चे आपके लिए बाकी साइट्स के ऊपर उसी सेम कंप्यूटर के लैपटॉप के जो है वो प्राइस कंपेयर करेगा. जहां पर कम प्राइस होंगे वहीं पर ऑर्डर खुद ब खुद प्लेस कर देगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. सर क्या मुझे अपने मैनुअली जो है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डालने की जरूरत होगी, ओटीपी बताना पड़ेगा, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं. सब चीजें जो है बच्चे वो एआई कर देगा आपके लिए, बस आप बोलो तो सही. तो ये जो है एक्चुअल में रेजर पे और ओपन एआई के बीच में पार्टनरशिप हो रही है दैट एनेबल्स एआई पावर्ड पेमेंट इंटीग्रेशन. ठीक है, इजी लग रहा है, कैसा लग रहा है. आप एआई को बोल रहे हो कि मेरे लोकेलिटी के अंदर जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं उनके अंदर चेक करिए कौन कौन सी मूवीज चल रही हैं, रिव्यूज के हिसाब से ये वाली मूवी मुझे चाहिए और इसकी जहाँ पर भी टिकट्स अवेलेबल है तो टिकट्स जो है वो बाय कर लो. सब चीज़ें यही कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैनुअली कुछ डालने की जरूरत भी नहीं है, ओटीपी देने की जरूरत भी नहीं है. कंप्लीट पेमेंट एंड तक हो जाएगा आपके लिए. तो रेजर पे हैज पार्टनर्ड विद द ओपन एआई. पहले तो दोनों की पार्टनरशिप याद रखना है, रेजर पे की और ओपन एआई की.
ओपन एआई का चैट जीपीटी, रेजर पे की तरफ से बच्चे जितने भी ये पेमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो रेजर पे के चलते हैं, ठीक है। enables the seamless integration of the payment system into the AI built applications, allowing the developers to enable the payment directly into the app within minutes, simplify the monetization of the AI products. So the collaboration introduces the concept of agentic payment. ये ना वर्ड चल रहा है बच्चे काफी ज्यादा, एजेंटिक पेमेंट। यहाँ पर एआई चैटबॉट्स जो है वो आपकी तरफ से पेमेंट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, बट आपने ऑथराइज किया हुआ है। Where the AI systems can autonomously initiate and complete the financial transactions, making commerce more automated and intelligent. So under this integration, developers using the OpenAI's Codex platform can connect Razorpay's platform payment infrastructure via its MCP server, enabling the instant payment activation and faster product monetization. So the system allows the developers to move from idea to revenue generating applications in minutes instead of by days, by removing the traditional payment setup complexities. So the Razorpay is integrating its services with the ChatGPT, enabling these businesses to manage payment, settlement, refund, reconciliation through the conversational prompt instead of the dashboard. मैंने चैटबॉट के साथ जो बच्चे अपने बिजनेस की जो है वो इंटीग्रेशन कर रखी है। मैं चैटबॉट को बोल रहा हूँ कि जितने भी रिफंड के जो हैं हमारे पास रिक्वेस्ट आ रखी हैं वो सब इनिशिएट कर दो। तो चैट जीपीटी नेक्स्ट 30 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, 30 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिए, जितने रिफंड्स हैं वो कर देंगे। मैं चैटबॉट से पूछ रहा हूँ कि टोटल कितनी सेल्स हुई, तो चैटबॉट हमारे पास चैट जीपीटी खुद मुझे बता रहा है कि इतनी सेल्स हुई। मुझे किसी डैशबोर्ड के ऊपर जाकर सर्च करके खुद इसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द फ्यूचर, ठीक है। और ये लेकर आ रहे हैं कौन? रेजरपे और ओपन एआई की तरफ से लाया जा रहा है अभी। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, और हम यहाँ पर देखते हैं न्यूज़ है हमारे पास। बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड रिसीव्स द सेबीज नोड टू स्टार्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या? बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्चुअल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर जरा फोकस करना। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इज अ सर्विस वेयर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मैनेज द इन्वेस्टमेंट्स। मेरे पैसे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि वो कौन से स्टॉक के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इट इज जनरली बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स गोल्ड एंड द रिस्क एपेटाइट। तो सबका अलग अलग हो सकता है बच्चे। कोई पर्सन जो होगा बोलेगा मुझे ज्यादा रिस्क लेना है, ज्यादा रिस्क लेंगे ज्यादा रिवॉर्ड होगा। कोई बोलेगा ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मेरे पास जितनी अमाउंट है तो इसे एक सेफ तरीके के साथ जो इन्वेस्ट करते चलिए, मिनिमम रिस्क के साथ। तो दैट इज दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि अभी सेबी की तरफ से लाइसेंस दिया गया टू द बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड को। So the approval enables the company to expand into the listed equities through PMS offering in addition to the existing alternate investment fund. So the PMS business will primarily target the high net worth individuals. तो जनरली सी बात है बच्चे, जिनके पास पैसे होंगे उन्हीं का तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जाएगी। तो किनकी की जाएगी? HNIs की जाएगी। देन ultra high net worth individuals focusing on the customized and the differentiated investment strategies. So the company will offer actively managed equity portfolio backed by the research-led investment process and structured risk management framework. Next, so the key focus areas include the strong research, effective risk management, use of the technology to enhance the transparency and risk, aiming for the steady and balanced returns. तो नाम जो है बच्चे वो याद रखेंगे कंपनी का, और इन्हें जो है पीएमएस का जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। और पीएमएस होता क्या है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई प्रपोजेस रीहॉल ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रेमवर्क। अब ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होते क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट में, एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चे, बट आर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब काफी ऐसे एरियाज होते हैं बच्चे, सपोज कीजिए हिमालयस के अंदर एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बैंक कभी भी जो है वो अपनी ब्रांच ओपन ही नहीं कर सकते। तो वहां पर जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है बैंक की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऑपरेशन वहां पर जाकर जो है वो रन करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन विड्रॉ करना है, या फिर उनकी तरफ से कुछ मनी जो है बच्चे वो डेबिट, सपोज कीजिए कि उनकी तरफ से कुछ डिपॉजिट करनी है, तो ये सब चीजें जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ से करवाई जाती हैं। अब इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, डिपेंड करता है कि कैसे जो है वर्क करेंगे, तो उस अकॉर्डिंगली इनकी जो बच्चे सैलरीज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो अभी आरबीआई की तरफ से एक नया जो है फ्रेमवर्क लेकर आए हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से रिलेटेड। आइए जरा देखते हैं। तो द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसेस 3 टायर बैंकिंग डिलीवरी स्ट्रक्चर।
अब ये बैंकिंग डिलीवरी स्ट्रक्चर 3 टाइप कैसे होगा? सबसे पहले तो होंगी बैंक की ब्रांचेस, कुछ ऐसी सिटीज जहाँ पर बैंक की ब्रांचेस हैं, ओके। नेक्स्ट, बैंक ब्रांचेस के अलावा क्या होंगे? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग आउटलेट्स, ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीओस। देन हमारे पास होंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग टच पॉइंट्स, ठीक है, और इसे आप लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ बीसीबीटी। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग आउटलेट्स क्या होंगे? तो एक स्पेसिफिक एरिया होगा बच्चे जहाँ पर जो है बैंक नहीं है, लेकिन बैंक जैसे ऑपरेशन जो है वो रन कर रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो वीक के अंदर 5 डेज अ वीक जो है कुछ आवर्स के लिए 2 आवर्स 3 आवर्स डेली के डेली पर्पस के ऊपर जो है वहां पर जो है बैंकिंग के ऑपरेशन रन किए जाएंगे, तो उन्हें बोलेंगे बैंकिंग आउटलेट्स। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग टच पॉइंट्स, तो वो सिंगल पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकते हैं वो। So RBI has proposed the classification of the BCs into the two categories, that is BCBO and BCBT, based on their function, services scope, operational structures along with the uniform wage and remuneration standards. So BCBO functions as a fixed point service unit, कि किसी गांव के अंदर एक स्पेशल जो है हमारे पास छोटी सी शॉप है जो कि BCBO है, ठीक है, ऑफरिंग ब्रांच लाइक बैंकिंग सर्विसेज विद मिनिमम वर्किंग आवर्स ऑफ 4 आवर्स पर डे। मिनिमम 4 घंटे एक दिन में वो काम करेंगे वहां पर, और एटलीस्ट 5 डेज अ वीक वहां पर जो है आप जाएंगे तो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट, बीसीबीटीज बैंकिंग, हमारे पास जो आउटलेट्स हैं, ठीक है, सॉरी टच पॉइंट्स हैं, तो दे विल ऑपरेट विदाउट द फिक्स टाइमिंग। अब ये सिंगल पर्सन हो सकते हैं, बैंक जिन्हें बोल सकते हैं कि आप चले जाना ऊपर की तरफ, एक और गांव है वहां पर जाकर जो भी बैंकिंग ऑपरेशंस है वो आप रन करना। तो दे विल हैंडल द स्मॉलर वैल्यू ट्रांजैक्शंस, बड़ी क्यों नहीं, फ्रॉड हो सकते हैं। ओनली प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबल एंड द लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज। तो बोथ बीसीबीओस एंड बीसीबीटीज विल वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर अ सिंगल बैंक। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है 10 बैंक्स का, तो उसके प्रॉब्लम्स होंगी, बैंक्स को भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो एक पर्सन जो है वो सिंगल पर्सन ही जो है बच्चे वो सिंगल बैंक के साथ या एसोसिएट हो सकते हैं। आरबीआई has also proposed a uniformity in the commission and the remuneration structures, where the BCBOs will receive the fixed and variable pay, while the BCBTs will receive only the variable payouts. So the Indian Banking Association will design and benchmark the linked remuneration, जो अभी तक सेट नहीं किया गया, and with the incentives partly based on the customer satisfaction level. तो ये जो है बच्चे इन टर्म जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये आप याद रखने वाले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ द शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो अब इनका जो बच्चे क्यों किया गया बैंक का जो है वो लाइसेंस कैंसिल, अब जो है यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन ये रन नहीं कर सकते। तो द आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड and the bank ceases the operations from the 6th of the April 2026. So the action was taken under the section 22 read with the section 56 of the Banking Regulation Act of 1949, जो कि आरबीआई के पास पावर है, ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेटरी नॉर्म्स। अब ये रेगुलेटरी नॉर्म्स कौन से जो है जो प्रॉपरली तरीके से फंक्शन नहीं किए जा रहे थे। तो द बैंक वाज फाउंड विद द इनएडिक्वेट कैपिटल एंड द वीक अर्निंग प्रोस्पेक्टस, जिसकी वजह से आरबीआई ने बोला कि आपका लाइसेंस जो कैंसिल होने वाला है, ठीक है, और हो ही गया फ्रॉम दी 6 ऑफ द अप्रैल 2026। तो याद रखना है कौन से लेटेस्ट हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक है जिनका रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया गया आरबीआई की तरफ से, कौन से जो शिरपुर हमारे पास मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक इंट्रोड्यूसेस मोबाइल नंबर अपडेट फैसिलिटी यूजिंग आधार फेस ऑथेंटिकेशन। बैंक के अंदर जाएंगे, बैंक के अंदर जाकर अपने मोबाइल कार्ड को जो मोबाइल नंबर को बच्चे अपडेट करना होता है, तो एक थोड़ा सा हेक्टिक सा प्रोसेस रहता है। एक्सिस बैंक ने बोला है ऐप के ऊपर ही आप इजीली अपना मोबाइल नंबर जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। बस आपको जो केवाईसी करवानी पड़ेगी, तो वो जो बच्चे ऑथेंटिकेशन होगी दैट विल बी यूजिंग योर फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल मोबाइल नंबर अपडेट फैसिलिटी ऑन द बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप यूजिंग आधार फेस ऑथेंटिकेशन। अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, किसके साथ, UIDAI के साथ करनी पड़ेगी। So the feature allow the customer to update their registered mobile number anytime, anywhere through a secure 3-step authentication process. So the system uses the facial recognition technology by matching the live image of the customer while the Aadhaar database record maintained by the UIDAI. So the solution enables the self-service mobile number update, complementing traditional branch-based support service. पहले ब्रांच में जाना पड़ता था, उन्हें बोलना पड़ता था मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, टाइम नहीं है बच्चे किसी के पास, तो आप सीधा जो है अपने ऐप के थ्रू भी एक चीजें कर सकते हैं। तो द आधार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंश्योर्स द सिक्योर वेरिफिकेशन बाय वैलिडेटिंग द आइडेंटिटी थ्रू रियल टाइम फेशियल मैचिंग।
So the Axis Bank has introduced the safeguard where the mobile banking transaction limits are reset to the default for 24 hours after the mobile number update. कोई भी फ्रॉड ना हो तो उससे बचने के लिए जनरली ये किया जाता है कि 24 आवर्स तक आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सेबी टू लॉन्च सेतु प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। अब देखो बच्चे, इंडिया के अंदर ना फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं जो आपको यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मिलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, थाउजेंड्स में है, इवन लैक्स के अंदर है। बट सेबी रजिस्टर्ड कितने फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं? वो नहीं है ज़्यादा। तो सेबी चाहता है कि ज़्यादातर जो उनके सेबी रजिस्टर्ड जो है वो एडवाइजर्स अब हों। तो इसी के लिए सेबी की तरफ से सेबी सेतु जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, स्पेशली टू एक्सपेंड द बेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इन इंडिया। So it will act as a single window interface to simplify registration and compliance process for the advisor. Easy कर दिया थोड़ा सा प्रोसेस। अगर आप अपने आप को जो है बच्चे वो मान रहे हैं कि आप जो है फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो रजिस्टर्ड हो जाइए। तो द इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन 22 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं इंडिया में अभी, और लेस देन 10,000 जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। 1000 से कम रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। और एक बार बच्चे ज़रा टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ये सब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जाकर देखना, भर-भर के आपको मिलेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड हैं। So the platform will provide end-to-end regulatory guidance for the registration to ongoing compliance, making it easier for the professionals to enter the advisory space. अब एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो कुछ ज़्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे। So the move comes amid the surge in the retail investor participation necessitating the access to the regulated financial advisors. ठीक है। सो अब इसके अंदर देखिए, एलिजिबिलिटी में आपको सिंपल जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए ऑफ NISM टू रजिस्टर एज एडवाइजर। देन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हैव बीन रिड्यूस्ड, रिमूविंग द नीड फॉर द सिविल रिपोर्ट्स जरूरी नहीं है। ठीक है। देन सिमिलरली डिटेल्ड एसेट एंड लाइबिलिटी डिस्क्लोजर्स एंड ईजिंग द एंट्री बैरियर्स। थोड़ा सा जो है बच्चे बैनर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि बेंचमार्क्स कम किए गए सेबी की तरफ से कम अब रजिस्टर्ड जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स तो हुई है। तो द मूव कम्स, ये हो गया हमारे पास। तो सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रेगुलेटरी रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग allowing the advisors to share the past performance data using the standardized template approved by the ICMAI professionals. Advisors can provide second opinion on the financial products with a fees capped at 2.5% of the assets under advice, subject to the client's consent and disclosure. इतना इम्पोर्टेंट तो थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, नाम याद रख लेना, सेबी की तरफ से सेबी सेतु है क्या, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर हो, तो इसके लिए इसे लेकर आए हम। नेक्स्ट, फाइलिंग द टैक्सेस जस्ट गॉट ईजियर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लाया गया कर सेतु। कर का मतलब होता है टैक्स, नॉट सेतु, कर साथी। तो जो नई बच्चे हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आपको एक AI चैटबॉट मिल जाएगा जिसका नेम है कर साथी। तो आपको कोई भी नई प्रोविजंस है, कोई नए रूल्स हैं नहीं समझ आ रहे, कोई कॉलम समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या फिल करना है, तो आप उस AI चैटबॉट से पूछ सकते हैं, वो आपको कंप्लीटली बता देंगे किस तरीके से जो है वो ITR फाइल करनी है। तो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनकम टैक्सेस के अंदर आएगा बच्चे, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च्ड अ न्यू टैक्स इनकम टैक्स वेबसाइट एंड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड असिस्टेंस, जिसका नेम रखा गया कर साथी। याद रख लेना, कर साथी। इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर आपको AI चैटबॉट मिलने वाला है, ठीक है, जो सिंप्लीफाई करेगा टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर। So the launch coincides with the nationwide awareness campaign that is Prarambh, very important, Prarambh 2026 किससे related है? So it is the policy reform and the responsible action for the mission Viksit Bharat. Then the Kar Sathi portal provides 24/7 assistance to the taxpayers for the queries compliance under the Income Tax Act of 2025, जो अभी recently गवर्नमेंट ने amendments किए थे। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ये चैटबॉट से आप उससे रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं। So it features an AI chatbot offering the real-time response and the tax-related information both in English and Hindi, improving the user accessibility. New website acts as a unified platform consolidating the income tax forms, filing the procedures and guidelines in one place. So the portal helps the taxpayers understand the process like filing returns, updated provisions, form navigations without relying on the
इन पर्सन सपोर्ट, किसी और पर्सन के ऊपर जो है बच्चे जनरली आपको अब रिलाई करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही चैटबॉट आपको हेल्प कर देगा। कर साथ ही नाम है, याद रख लेना। ईजी कर दिया गवर्नमेंट ने टैक्स फाइल करना अब सबके लिए। So since the launch of the Prarambh in March 2026, the number of rules have been reduced from 510 to 333 and the forms जो पहले हमें 399 फॉर्म टोटल हुआ करते थे 190 हो चुके हैं। सिंप्लीफाइंग दी कंप्लायंस। इंडिया का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बच्चे, टैक्स रिटर्न्स जो आप फाइल करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसे थोड़ा सा इजी करने की जरूरत थी, जो कि हमने इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025 के अंदर ये थोड़ा सा हम कर चुके हैं। So the reforms have eliminated the requirement for over 6 crore transactions, reducing the complexity and compliance burdens. So Prarambh 2026 is being implemented through print, radio, television, digital platforms, social media and workshops to enhance the taxpayer awareness. आगे बढ़ते हैं और बच्चे यहाँ पर हमारे पास न्यूज है NSE and IGX tie up get SEBI's note to launch India's first domestic gas future linked to GXI. अब ये इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिक गैस फ्यूचर क्या है? अब इंडिया के अंदर बच्चे काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है जो कि किसके ऊपर काम करती हैं, जो बच्चे काम करते हैं गैस से रिलेटेड। अब सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है जो कि गैस जो है बच्चे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आज गैस का प्राइस जो है दैट इज 50 रुपीज। अब क्या आपको पता है कि एक महीने के बाद प्राइस क्या होगा? सर नहीं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लेके आए, फ्यूचर्स लेकर आए, फ्यूचर्स का ऑप्शन। तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ये कंपनी जो है बच्चे पहले से ही जो है फ्यूचर्स के अंदर गैस को बाय कर लेंगे। सपोज कीजिए ये फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं कि हम 60 रुपीज के ऊपर बाय कर लेते हैं गैस को। अब हमें नहीं पता कि प्राइस क्या रहने वाला है फ्यूचर के अंदर, प्राइस 60 से 50 से 70 भी हो सकता है, 50 से 40 भी हो सकता है। अगर मार्केट में प्राइस 50 से 70 हो गया बट ये कंपनी ने फ्यूचर्स बाय किए हुए 60 रुपीज पर, तो इन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट में प्राइस 50 से 40 हो गया और इन्होंने 60 पर बाय किया तो इन्हें लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्चुअल में फ्यूचर्स की जो है बच्चे ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो इंडियाज लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड to launch India's first exchange traded natural gas derivative based on the domestic benchmark with the aim to improve the risk management। तो वहां पर 60 रुपीज के ऊपर आपने डन कर दिया ना, वो रिस्क मैनेजमेंट है। So the initiative has received the approval from SEBI and NSE will introduce National Indian Natural Gas Futures Contract based on the gas index of India developed by IGX। तो रीजन पता चल गया, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसे कम करने के लिए, रिस्क को कंप्लीटली जो मैनेज करने के लिए बच्चे ये फ्यूचर्स लाए गए हैं गैस से रिलेटेड। So the pricing of these derivatives will be linked to the actual trade on the IGX platform, ensuring the transparent price discovery। So the initiative aims to provide efficient risk management tools for producers, consumers, financial institutions, brokers, and investors. So it will enhance the market efficiency, liquidity, transparency in the India's natural gas market. Then छोटी सी हमारे पास कुछ static information। तो Indian Gas Exchange is India's first automated national level gas trading platform operating under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board। तो नाम याद रख लेना, किससे रिलेटेड जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए जाने वाले, गैस से रिलेटेड जो है आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सब मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, आरबीआई डिफर्स द कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स टू जुलाई 2026। पहले ये कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स जो है अभी इंप्लीमेंट होने थे, अब थोड़ा सा बाद में होगी, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स? तो जनरली बच्चे सपोज कीजिए कि मुझे जो है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं बैंक से लोन लेकर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं कितना मार्केट से लोन लेकर जो है बैंक से लोन लेकर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कैपिंग की जरूरत थी, क्योंकि इनकी वजह से काफी ज्यादा स्पेकुलेशन देखने को मिलती थी। लोग जो है वो बैंक से लोन ले लेते थे और फिर जाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। अब इसके ऊपर जो कुछ कैपिंग की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और हम इसे बच्चे 1 अप्रैल 2026 से जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन अब 3 मंथ्स हमने इसे जो है थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया, एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रॉम द 1 जुलाई 2026। So the framework aims to create an enabling system for banks to finance the acquisition by Indian corporates. It also seeks to rationalize the lending limits against shares, rights, invites and other securities। आइए जरा समझ लेते हैं। So principle based framework for lending to the capital market intermediaries has also been introduced। RBI has
revise the definition of acquisition finance which is now includes merger and amalgamation। तो अगर बच्चे कोई भी पर्सन जो है सपोज कीजिए कि उसने कोई कंपनी को एक्वायर करना है या मर्ज हो रही है तो मनी की जरूरत है, बैंक से लोन लिया जा सकता है, यस लिया जा सकता है, बट ध्यान रखना वो बस वो बैंक ना हो, ठीक है, बैंकिंग जैसे एक्टिविटीज ना हो और अदर कंपनीज हैं तो बैंक यहाँ पर फाइनेंस कर सकते हैं। So the acquisition finance can now be extended only for acquiring control over non-financial target companies। बैंक नहीं होंगे, non-financial target companies हैं। Under the new rule, the limit has been introduced on the loans against securities। आपके पास शेयर्स है, आपने शेयर्स को प्लेज किया, बदले में बैंक से लोन लिया, कितने रुपीस का लोन मिलेगा? मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस का लोन जो है एक इंडिविजुअल को मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं। शेयर्स के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। आप चाहे 2 करोड़ के शेयर्स भी प्लेज कर दीजिए तो भी बैंक आपको 1 करोड़ तक का ही जो बच्चे वो लोन दे सकते हैं। तो फॉर द कैपिटल मार्केट लिंक पर्पस द लिमिट्स इंक्लूड 25 लाख फॉर आईपीओ लोन, एफपीओ, ईएसओपी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आईपीओ के लिए मैक्सिमम 25 लाख रुपीस तक के लोन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो चेंज एम्स टू स्ट्रेंथन द रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कैपिटल मार्केट लैंडिंग रेगुलेशन इन द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, IRDAI directs insurers to implement IND accounting standards based on the financial reporting। अभी IND मतलब इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे पास बच्चे अगर इंश्योरर कंपनीज देखेंगे तो इंडिया की भी है, फॉरेन वाली भी है। हमने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर FDA 100% अलाउ की है, तो हमने सभी कंपनीज को बोल दिया कि अब जो आप जो बच्चे हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो भी आप अपनी रिपोर्टिंग करते हैं तो वो आपको इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके बेसिस के ऊपर ही करनी पड़ेगी। So IRDAI has mandated the adoption of the Indian accounting standard for the insurers from 1st of the April 2026. So the decision was taken in the 135th meeting of IRDAI, approving IRDAI regulations 2026. Now all the insurers are required to prepare and present financial statements in accordance with the INDAS, that is accounting standard। Indian accounting standard के हिसाब से आपको जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी IRDAI को। मार्किंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स द न्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आज से करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बच्चे कुछ जो है ट्रांजिशन पीरियड भी दिया होता। तो IRDAI has also introduced a parallel reporting system for the transition period of 2 years। So during this period, the insurers must prepare a financial statement under the IND accounting system alongside the existing accounting framework। तो ऐसा ना हो कि कंपनीज जो है फॉरेन कंपनीज भाग जाएं कि इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम तो समझ नहीं आ रहा तो इन्हें रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, तो एक ट्रांजिशन पीरियड भी प्रोवाइड किया, ठीक है। अब ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेंगी बच्चे क्योंकि हमने FDA 100% इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ किया। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई कंपनी यूएस से आ रही है, कोई यूके से आ रही है, कोई फ्रांस से आ रही है, वो सब अपने अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना था, वो सेट कर दिया। नेक्स्ट, नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर NST-FDS भी बोलते हैं। तो रिसेंटली न्यूज के अंदर थे बच्चे क्योंकि इनकी तरफ से अपना 25th फाउंडेशन डे जो है न्यू दिल्ली के अंदर सेलिब्रेट किया गया। तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसकी मिनिस्ट्री याद रख लेना हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। अब इनका मेन काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? तो इट इज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स को अगर लोन्स चाहिए किसी भी तरीके के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए तो वो प्रोवाइड करने का काम जो बच्चों NST-FDS की तरफ से किया जाता है। अब 25th फाउंडेशन जो है डे सेलिब्रेट किया गया, तो हमें याद रखना कि ये 2001 के अंदर इसे एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस टू प्रोवाइड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी फाइनेंशियल मींस। मतलब लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर शेड्यूल ट्राइब्स को जो है वो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सके। ये इनका जो बच्चे मेन पर्पस है। कौन से ईयर के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आगे बढ़े तो द ऑपरेटिंग थ्रू द स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल एड रीचेस द ट्राइबल कम्युनिटीज। इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम, मेन ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, फ्रॉम बोरोअर्स टू बिल्डर्स। अब जरा इंडिया का देखते बच्चे, यहाँ पर एक रिपोर्ट जो नीति आयोग की तरफ से लाई गई है जिसमें विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो है काफी ज्यादा आपको जो है पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो नीति आयोग की तरफ से रिलीज की गई है सेकंड एडिशन ऑफ जॉइंट रिपोर्ट दैट इज फ्रॉम बोरोअर्स टू बिल्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पहले याद रखना है रिपोर्ट है किनकी, नीति आयोग की बच्चे सेकंड एडिशन है रिपोर्ट का फ्रॉम बोरोअर्स टू बिल्डर्स, ठीक है।
नीति आयोग along with the WEP that is Women Entrepreneurship Platform and MSC that is Micro Save Consulting इनकी तरफ से और ट्रांस यूनियन सिविल की तरफ से जो है बच्चे जनरली ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। मेनली आप याद रखेंगे नीति आयोग की तरफ से। अब इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया का जो क्रेडिट सेक्टर है इसके अंदर विमेंस की जो है बच्चे पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आइए जरा रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। So the women's outstanding credit grew by 4.8x from 16 lakh to 76 lakh crore in 2025। इतना ज्यादा जो है वो क्रेडिट ले रही है। अब ये डेटा लाया कहाँ से गया था, तो सिविल से डेटा लिया था हमने। तो द क्रेडिट पेनिट्रेशन अमंग द विमेन इज नियरली डबल्ड। बिजनेस पर्पस लोन जो कि विमेन को दिए जा रहे हैं दैट ग्रू बाय 31% over last 3 years, significant outperforming the overall commercial credit growth of 17%. Same day loan approval for the women in the consumption category increased by 34% in 2022 and 45% in 2025. Next, current status of credit for women. So the women are increasingly participating in the long-term asset ownership. long-term asset ownership जैसे कि बच्चे women को ज्यादातर जो है हाउस लोन के लिए अंदर आपको देखने को मिलेंगी। Approximately 19% of the active microfinance borrowers have successfully graduated to individual retail और commercial loans। तो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, while the southern states जैसे कि तमिलनाडु लीड्स इन दी वॉल्यूम, सबसे ज्यादा विमेंस इधर लोन ले रही हैं। बट नॉर्थ इंडिया के अंदर बच्चे स्टेट है बिहार, ठीक है, देन है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। नंबर्स के अंदर ग्रोथ बिहार में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन नंबर टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु स्टेट है। देन women under the 35 are accelerating credit uptake across gold consumption and vehicle loans, with 1 in the 3 young housing loan borrowers are being the women. Then the women maintain a resilient credit profile with default of only 0.7x, lower than that of the overall credit origination of 2026। तो women जो बच्चे डिफॉल्ट भी कम कर रही हैं, ज्यादा लोन हाउसिंग लोन भी ले रही हैं। ठीक है, ज्यादातर तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा नंबर के अंदर वुमेन्स को लोन लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बिहार सबसे आगे है। नेक्स्ट आगे चलते बच्चे न्यूज हमारे पास है, इंडिया नीड्स जीएसटी 2.0। इंपॉर्टेंट है न्यूज क्लास के लिए, मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो छोड़ सकते हो। आपको जीएसटी का कुछ जो बच्चे वो बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी, जिनकी तरफ से बोला गया कि दैट इंडिया के अंदर जो है जीएसटी 2.0 होना चाहिए। रीजन उन्होंने बोला क्योंकि हम अभी जो जीएसटी चल रहा है तो इसकी वजह से स्टेट्स के ऊपर जो है काफी ज्यादा बर्डन पड़ चुका है, स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया, तो स्टेट्स जो है उनके कंप्लीटली फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, तो हमें जीएसटी 2.0 लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, लाई नहीं है, गवर्नमेंट लेकर नहीं है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन की गई है। तो जीएसटी है क्या? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले तो इसके ऊपर याद रखना, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ये, जहाँ पर कंजम्पशन होगी उस स्टेट को जो है वो टैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इट वाज डेजिग्नेटेड टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स, एलिमिनेटिंग द कास्केडिंग इफेक्ट। पहले कितने ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस है सभी स्टेट्स के अंदर, वो सब बंद किए गए। 2017 के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ बच्चे हम जीएसटी एक्ट को लेकर आए थे, जीएसटी। ठीक है, देन हिस्ट्री ऑफ द जीएसटी, तो पहली बार बच्चे जीएसटी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे आइडिया 2000 के अंदर प्रपोज किया गया था, बट फाइनली 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2016 के अंदर जो है हम जीएसटी को लेकर आए, फर्स्ट 2017 से हम जो इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इट वाज ऑफिशियली रोल्ड आउट फ्रॉम द 1st of July 2017। States surrendered their power to tax the sales of the goods in exchange for a 5-year compensation guarantee which expired on June 2022। रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं, तो बच्चे अभी गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म्स को मतलब जीएसटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो टैक्स स्लैब्स है वो कम किए गए। अभी हमारे पास 5%, 18% और 40% सिर्फ 3 ही टैक्स स्लैब्स हैं। ठीक है, 40% के ऊपर भी जो डीमेरिट गुड्स हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। थ्रेशोल्ड रिवीजन, सो द टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड फॉर द अप्रैल एंड द फुटवेयर हैव बीन रेज्ड टू 2500 रुपीज, जो कि पहले 1000 रुपीज था, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द लोअर इनकम कंज्यूमर्स। Next, micro classification rationalization. So incoherent tax difference like different rates for plain versus packaged buns were eliminated to reduce the absurdity in the tax administration.
ये प्लेन रोटी कितने के, इस पर कितना टैक्स लगेगा। देन थोड़ी सी बच्चे पैक्ड रोटी है तो उसके ऊपर कितना, ऐसा कुछ नहीं बोला कि सब पर सेम ही टैक्स लगाते हैं। इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर। कंपनसेशन एक्सटेंशन, तो विद द रेवेन्यू गारंटी फॉर द स्टेट एंडेड इन 2022, जो कंपनसेशन सेस था बच्चे वो दैट वाज एक्सटेंडेड टिल 31st ऑफ द मार्च 2026। अब क्यों हम जीएसटी 2.0 लेकर आए, तो इसी वजह से लेकर आ रहे हैं क्योंकि स्टेट जैसे कि पंजाब, केरला, यहाँ पर रेवेन्यू शॉर्टफॉल बचे 36 से लेकर 50% तक देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेट जो है अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, तो तभी बोला जा रहा है कि जीएसटी 2.0 जो है लाने की ज़रूरत में पड़ेगी। ठीक है। देन ब्रोकन डिजिटल आर्किटेक्चर, तो द ओरिजिनल डिजिटल हैंडशेक failed, so the current reliance on the self-declared GST-3B returns has led to the massive fraud, unsettled IGST black box। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो सेंटर के पास है, 1/3 वोटिंग पावर सेंटर के पास है, सभी स्टेट्स के पास मिलाकर सिर्फ 2/3 है, जो कि अगेन फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, तो इसमें चेंज आना चाहिए। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, तो अंडर द जीएसटी स्टेट असेंबलीज अब टैक्स ही नहीं लगा सकती गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो उनके फाइनेंसिस खत्म हो रहे हैं, तो उनकी वजह से वो सेंटर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि जीएसटी 2.0 की जरूरत हमें पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है बच्चे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इनकी तरफ से लॉन्च किया गया है बीओबी संवाद मुंबई के ब्रांच के अंदर। तो आप बैंक में जाएंगे, आप पूछेंगे कि ये चेक कहाँ पर लेकर जाना है, यहाँ पर मनी कहाँ पर विड्रॉ करेंगे, क्या चीजें सब चाहिए, तो एआई चैटबॉट आपको बता देगा। ठीक है, तो ये रही हमारे पास एआई मशीन, जिनसे आप जो है मल्टीलिंगुअल जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो द प्लेटफॉर्म इज इंडस्ट्रीज फर्स्ट एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द कस्टमर्स इंटरेक्शन एट इट्स ब्रांचेस। अब आपको किसी भी फिजिकली पर्सन के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इट एलिमिनेट्स द लैंग्वेज बैरियर, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म enables the customers and the branch staff to communicate seamlessly with each other in their preferred language। नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई की तरफ से बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई थी और रेपो रेट जो है वो अभी भी अनचेंज्ड है। ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट रेपो रेट कितना है, तो अनचेंज्ड है 5.25%। ठीक है, आरबीआई की तरफ से स्टांस जो मेंटेन किया गया दैट इज न्यूट्रल। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा लेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेल्ड इट्स फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी मीटिंग फॉर फिस्कल ईयर 2027 फ्रॉम 6 से लेकर 8 ऑफ द अप्रैल, और ये डिसाइड किया गया कि अभी जो हम रेपो रेट को अनचेंज ही रखते हैं। डिक्रीज हो सकता था, लेकिन ईरान वाले इशू की वजह से हमने सोचा कि इसे जो अनचेंज ही रखते हैं। देन करंटली बैंक रेट जो बचे दैट इज 5.5%, एमएसएफ 5.5%, एसडीएफ रेट इज 5%, सीपीआई इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट की गई है दैट इज 4.6%, और आरबीआई की तरफ से जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है दैट इज 6.9%। ये सब नंबर्स याद रखेंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अप्रैल के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितनी जो बच्चे हमने प्रोजेक्ट किए है, बैंक रेट क्या है करंट, और रेपो रेट क्या है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और न्यूज के अंदर क्यों थी बच्चे, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है तो इसके 11 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये स्कीम 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी, जिसमें हम बच्चे क्रेडिट, अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। ध्यान रखना, मीडियम नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फंड द अनफंडेड, यही तो है अनफंडेड जिन्हें फंड्स नहीं मिलते। ठीक है, तो इन्हें फंड्स प्रोवाइड करेंगे थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज। तो मुद्रा बैंक अंदर जो है बच्चे योजना के अंदर अप टू 20 लाख रुपीज तक जो है वो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। ध्यान रखना, नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब नॉन एग्रीकल्चर मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रेडिंग सर्विसेज, इनके लिए आपको लोन दिए जाएंगे अप टू 20 लाख। कैटेगरीज हैं जैसे कि शिशु कैटेगरी के अंदर 50,000 रुपीज तक के लोन मिलेंगे, किशोर कैटेगरी के अंदर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज तक के लोन दिए जाएंगे, तरुण कैटेगरी के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपीज तक के लोन दिए जाएंगे, और तरुण प्लस जो बच्चे लास्ट ईयर ही लाई गई थी ये कैटेगरी 2025 में, तो इसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपीज तक के लोन जो है वो दिए जाएंगे अगर आप पीछे वाले लोन जो है वो रीपे टाइमली कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है बच्चे, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ, तो इनकी तरफ से एक एनुअल सर्वे फॉर इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस ये स्टार्ट किया जाएगा।
फर्स्ट एवर एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर का अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर तो मतलब बच्चे वो कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंदर या फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज एक्ट ऑफ 1956 के अंदर जो है अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड है। तो उनका डेटा जो है अभी हमारे पास जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो alongside the survey, NSO has also released the user friendly guide titled as the Know Your Survey, a user guide to ASI SSE. It is launched by NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation. अब इम्पोर्टेंट क्यों, पहली बार सर्विसेज सेक्टर का कोई हमारे पास सर्वे होगा, डेटा होगा। So it aimed at developing a comprehensive database of incorporated services sector of the country. So the survey uses the GSTN database as a sampling framework. So the survey covers the corporate entities in the services sector, companies registered under the Companies Act of 1956 और जो LLP एक्ट के अंदर 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है, उन सबके सर्वेस लिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 1.21 लाख एंटरप्राइजेज हैं और पहली बार इतना बड़ा जो एक सर्वे सर्विसेज सेक्टर का किया जाएगा कि कितनी यहाँ पर जॉब्स आ चुकी हैं, क्या इंक्रीज देखने को मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़ें जो है बच्चे यहाँ पर इस सर्वे के अंदर हमें अब पता चलेगी। ठीक है, तो एनुअल सर्वे NSO की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो द की फैक्ट्स अबाउट द NSO, तो बच्चे एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी है जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी। दो ऑर्गेनाइजेशन NSSO और CSO को मर्ज करने के बाद 2019 के अंदर इसे फाउंड किया गया था। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन NSSO और CSO के मर्ज के बाद इसे बनाया गया था। तो इट इज हेडेड बाय द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया who overall sees all the statistical activities and ensures the coordination between the departments। और ये आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंदर जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी अभी हमारे सर्वेज हैं तो इसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करवाए जाते हैं। आ जाइए बच्चे ज़रा क्विकली रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर आपको ये क्लास जनरली अगर मिलेगी स्टार्टिंग में, बाद में इसे मर्ज कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the best explains the significance of introducing the gas index of India based derivatives। तो गैस इंडेक्स के फ्यूचर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, तो कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है इसे बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है? इट रिप्लेसेस द एडमिनिस्टर्ड गैस प्राइसिंग एंटायरली, नो। इट enables the domestic price discovery based on the market transactions। it align Indian price strictly with the global, no। आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिस्क जो है बच्चे वो थोड़े से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ एजेंटिक पेमेंट रेफर्स टू, रेजर पे और ओपन एआई के बीच में चल रहा था अभी ये लास्ट जो मेरे क्लास में वीडियो थी इसमें कट हो गई थी तो उसमें बता रहा था। तो क्या है बच्चे, रेजर पे और ओपन एआई की तरफ से तो एआई चैटबॉट्स की आपकी पेमेंट कर देंगे आपके भी आपके ऊपर। तो पेमेंट मेड ओनली थ्रू द एजेंट्स, एआई सिस्टम ऑटोनोमसली इनिशिएटिंग एंड कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द न्यू इनकम टैक्स वेबसाइट AI powered assistant कर साथी हैज बीन लॉन्च्ड बाय RBI, सेबी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस और नीति आयोग। तो सर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स आ जाएगा सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती है बच्चे? प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर गोल्स, यस बोला जा सकता है। आपकी तरफ से जो है कोई और पर्सन जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, दैट इज PMS। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे जो आप बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम बोरोअर्स टू बिल्डर्स, वुमेन एंड द इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट रिलीज्ड बाय नीति आयोग, व्हिच नॉर्दर्न स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन वुमेन बिजनेस बोरोअर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ नॉर्थ की कौन सी स्टेट के अंदर हमें देखने को मिली है? A, B, C और D। वॉल्यूम में तो साउथ वाली स्टेट्स आ गई थी, तमिलनाडु। नॉर्थ में बाय परसेंटेज आप बताएंगे कौन सी स्टेट जो है वो सबसे आगे है। ठीक है, A, B, C और D। चलिए, तो ये बच्चे हमने कवर किया हमारे लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।